आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आदाब। तारीख है 13 जुलाई, दिन है मंगलवार और शुरू हो चुका है आज तक रेडियो पर डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और इस पॉडकास्ट में आप जानते ही हैं कि तकरीबन आधे घंटे हम बात करते हैं देश विदेश की ज़रूरी खबरों पर और जानते हैं उनके सटीक विश्लेषण बिना शोर शराबे के, बिल्कुल आसान ज़बान में। तो शुरू करने से पहले एक बार जान लेते हैं कि आज किन खबरों पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बढ़ते प्रकोप की, जिसकी बात आज प्रधानमंत्री ने भी की। उसके बाद बात करेंगे संघ की चित्रकूट में चल रही बैठक में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर हो रही चर्चा पर। क्या ये आने वाले चुनाव में एक अहम मुद्दा बनेगा, जानेंगे। और फिर याद करेंगे 1983 विश्व विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य और पूर्व क्रिकेटर यशपाल को, जो आज 66 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो होगा ये सब, लेकिन पहले चलते हैं खुशबू के पास और सुनते हैं आज की हेडलाइंस। शुक्रिया जमशेद। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी तो आ रही है, लेकिन केरल और महाराष्ट्र में देश के 50% से ज़्यादा नए केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। वहीं हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा है कि लोग कोरोना की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। हम जब भी थर्ड वेव की बात करते हैं तो शायद उन्हें लगता है कि हम मौसम का अपडेट दे रहे हैं। शायद इसलिए कई जगह कोरोना प्रोटोकॉल्स के बिना भीड़ भाड़ देखी जा रही है। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा आज नेपाल के प्रधानमंत्री बने। ये 5वीं बार है जब देउबा ने नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर सत्ता में वापसी की है। इससे पहले केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया है कि नीट पीजी परीक्षा का आयोजन अब 11 सितंबर को होगा। उन्होंने इसके लिए सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं भी दी। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिला प्रशासन ने सभी एडवेंचर गेम्स पर 15 सितंबर तक रोक लगाई है। साथ ही येलो अलर्ट भी जारी किया है। चीन के वुहान से लौटने वाली देश की पहली कोरोना मरीज करीब 1.5 साल बाद फिर पॉजिटिव हो गई है। केरल के त्रिशूर में रहने वाली मेडिकल स्टूडेंट दिल्ली जाना चाहती थी। इसके लिए इसने RT-PCR टेस्ट करवाया। उसकी रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम 5 बजे ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली खिलाड़ियों से सीधा संवाद किया। रियो ओलंपिक में रजत पदक विजेता और बैडमिंटन खिलाड़ी PV संधू से संवाद करने के दौरान उन्होंने कहा कि टोक्यो में उनकी सफलता के बाद वे उनके साथ आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे। आज तक के सूत्रों के अनुसार ईडी की एक टीम बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से बांदा जेल में जाकर पूछताछ करेगी। मुख्तार के खिलाफ इसी महीने की शुरुआत में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने सोशल मीडिया पर एक जवाब देने के दौरान आम आदमी पार्टी की तारीफ कर दी, जिसके बाद से पंजाब में सियासी पारा चढ़ गया है, क्योंकि अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं और सिद्धू के बयान के बाद अटकलेबाजी तेज हो गई है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी से आज शाम मुलाकात की। हालांकि अब तक दोनों नेताओं की तरफ से इस बातचीत को लेकर कुछ भी साफ नहीं किया गया है। और कल की गिरावट के बाद सोना फिर एक बार 48,000 का भाव के पार निकल गया है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार आज सराफा बाजार में सोना 235 रुपये महंगा होकर 48,006 पर पहुंच गया। वहीं MCX की बात करें तो 4:30 बजे सोना 46 रुपये की बढ़त के साथ 47,820 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। कोरोना के कुछ राज्यों में बढ़ते केसेस, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट राज्यों के मद्देनजर आज प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हालात का जायजा लिया। इस मीटिंग में असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड के मुख्यमंत्री शामिल हुए और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। कोरोना से जुड़े कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी, चाहे वो वैक्सीन की रफ्तार हो, तीसरी लहर को कंट्रोल करने की बात हो। लेकिन अभी जिस संकट से देश जूझ रहा है वो है वैक्सीन की कमी और वैक्सीन की रफ्तार में कमी। इस बारे में प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि तीसरी लहर को रोकना है तो वैक्सीनेशन को तेज करना ही होगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। साथियों, केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे सबको वैक्सीन
मुफ्त वैक्सीन अभियान की नॉर्थ ईस्ट में भी उतनी ही अहमियत है। तीसरी लहर से मुकाबले के लिए हमें वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज करते रहना है। हमें वैक्सीनेशन से जुड़े भ्रम को दूर करने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक जितने भी लोग हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, सबको हमने जोड़ना है। 21 जुलाई को नई वैक्सीनेशन पॉलिसी लागू हो गई है, लेकिन इसके बावजूद कई राज्य शिकायत करते आए हैं कि उनके पास वैक्सीनेशन की कमी है। अब आज ही रिकॉर्ड वैक्सीन लगाने वाले मध्य प्रदेश में वैक्सीन कम पड़ गया है। हालात ये हैं कि सोमवार को पूरे प्रदेश में सिर्फ 38,000 लोगों को ही वैक्सीन लगी, जबकि सोमवार वैक्सीनेशन डे था। दिल्ली में भी कोविड वैक्सीन की किल्लत शुरू हो गई है। वैक्सीन की कमी के चलते आधे से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हो चुके हैं। तो ये तो कुछ जगहों पर वैक्सीनेशन के हालात हैं, लेकिन चलिए जानते हैं कि 21 जुलाई के बाद वैक्सीनेशन कितना बढ़ा है ओवरऑल, कितनी एलिजिबल आबादी को वैक्सीन लगी है। बता रहे हैं इंडिया टुडे के डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के मेंबर सम्राट शर्मा, जिन्होंने इस पर पूरा डेटा कलेक्ट किया है। वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि 26 जून को जो औसत था डेली वैक्सीनेशन का वो 64.38 लाख था। 64,38,000 जो है वो डेली वैक्सीनेशन का औसत था 26 जून तक। पर 26 जून एक पीक था और उसके बाद से ये औसत लगातार गिरता चला गया और ये गिरकर जो है 35,44,000 पे आ गया है, जो कि लगभग आधा है। 10 जुलाई का यह आंकड़ा है और 26 जून से 10 जुलाई के बीच में ये लगभग आधा हो गया है। और ये जमीनी हकीकत भी है। आप बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन नहीं है। बिहार की बात करें तो बिहार में कोवैक्सीन की कोई अवेलेबिलिटी नहीं है अभी। और अगर डोज वाइज अगर बात करते हैं तो ये पाएंगे कि इंडिया का जो फर्स्ट डोज है वो लगभग 32% लोगों को फर्स्ट डोज लग चुका है। यानी 32% ऐसी आबादी है जिसको कम से कम एक डोज लग गया है। लेकिन वहीं सेकंड डोज की बात कर रहे हैं कि कितने लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, तो 7.8% लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि ये जो पॉपुलेशन का बेस हमने लिया है ये एडल्ट पॉपुलेशन का है, जो कि 18 से नीचे अभी अलाउड नहीं है। तो एडल्ट पॉपुलेशन का 32% फर्स्ट डोज ले चुका है और 7.8% फुल्ली वैक्सीनेटेड है। अच्छा सम्राट, प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर बहुत जोर दिया है। अगर यहाँ की बात करें तो वैक्सीनेशन की रफ्तार यहाँ पर क्या है? नॉर्थ ईस्ट में अचानक से कोविड का सर्ज बहुत तेजी से हुआ है और जैसे अरुणाचल प्रदेश में आज 566 केसेस दर्ज हुए और ये लाइफ टाइम हाई है। तो सेकेंड वेव के चले जाने के बाद एक स्टेट का लाइफ टाइम हाई न्यू केसेस दर्ज करना ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। हालांकि इसके विपरीत वैक्सीनेशन का जो कंडीशन है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इतना बुरा नहीं है जितना ऑल इंडिया एवरेज है। इंडिया का जहां तक पिछले सवाल में हमने बात की कि 32% जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो कम से कम एक डोज ले चुका है और 7.8% डबल डोज ले चुका है। पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये आंकड़े ज्यादा बेहतर है। सिक्किम में लगभग 96.3% एडल्ट पॉपुलेशन का लगभग यानी सबके सब ऑलमोस्ट एक डोज ले चुके हैं। वहीं त्रिपुरा में 75% एडल्ट पॉपुलेशन का एक ना एक डोज ले चुका है। मिजोरम में भी ये आंकड़ा लगभग 75% के पास है। अरुणाचल प्रदेश में ये 61% के पास है। वहीं डबल डोज की अगर बात करें तो भारत का 7.8% है एडल्ट पॉपुलेशन का डबल डोज लेने वाला। वहीं सिक्किम और त्रिपुरा में ये आंकड़ा लगभग 25% है। सिक्किम में ये 26.8% है, त्रिपुरा में ये 23.9% है। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में भी ये आंकड़ा 12% से ऊपर है एडल्ट पॉपुलेशन का फुल्ली वैक्सीनेटेड। तो केसेस बढ़ रहे हैं डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट में, पर वैक्सीनेशन का जो एवरेज है वो ऑल इंडिया एवरेज से बेटर है नॉर्थ ईस्ट में। और जहां तक वैक्सीन की किल्लत की बात है ये तो हर जगह है ही। तो ये थे सम्राट शर्मा। अब आपको बताते हैं कि वैक्सीनेशन में कौन से राज्य सबसे ज्यादा आगे हैं और कौन सबसे फिसड्डी। पूछा मैंने इंडिया टुडे के डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के मेंबर दीपू राय से। देखिए, सबसे ज्यादा अगर एब्सोल्यूट नंबर में कहा जाए तो यूपी में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है, लेकिन पॉपुलेशन चूंकि बहुत ज्यादा है इसलिए पर कैपिटा के हिसाब से देखा जाए तो अभी भी यूपी काफी पीछे है वैक्सीनेशन में। और उसके लिहाज से देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट्स आगे दिख रहे हैं। सिक्किम में जैसे आपको
मैं बताऊं कि अगर 1 डोज की क्या बात करें कि एटलीस्ट 1 डोज मिला हो तो सिक्किम में वो नंबर 50% से एबव वो ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में देखें तो यूपी टॉप पे है, जहाँ पे कि 4.25 करोड़ लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं एटलीस्ट 1 डोज। और उसमें देखा जाए कि महाराष्ट्र जहाँ पे कि सबसे ज्यादा पैंडेमिक ने अपना कहर मचाया था, वहाँ पे टोटल वैक्सीनेशन अभी तक 4.17 करोड़ हो चुका है। और उसी तरह से थर्ड पोजीशन पे गुजरात है 3.20 करोड़ के वैक्सीनेशन के साथ, और राजस्थान फोर्थ पोजीशन पर 3.12 करोड़ के साथ। ये टोटल वैक्सीनेशन की बात मैं कह रहा हूँ। अगर हम देखें कि 11 जुलाई तक का जो नंबर्स हैं उसमें सबसे ज्यादा यूपी ने वैक्सीनेट किया है। रफली एक तरह से पहले 5,16,000 वैक्सीनेशन हुए, और ठीक उसके तुरंत बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, लगभग 4.98 लाख वैक्सीनेशन हुए हैं 11th को। तो ये दिल्ली के अकॉर्डिंगली, और उसके बाद तमिलनाडु और बिहार भी काफी आगे बढ़ चुका है। और उसमें अगर हम देखें तो 3.54 लाख यानी कि करीब 3.5 लाख से थोड़ा सा ऊपर बिहार ने वैक्सीनेट किया है 11 जुलाई को। तो ये वैक्सीनेशन की ड्राइव कई स्टेट्स में ज्यादा है। लेकिन जहां तक केरल और महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र तो वैक्सीनेट कर रहा है एब्सोल्यूट नंबर में, लेकिन केरल भी जितनी आबादी है, जितनी पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंगली भी वहाँ पे वैक्सीनेशन काफी स्ट्रॉन्ग है। 2.10 लाख करीब वैक्सीनेशन हुआ है लास्ट जो डेटा अवेलेबल है लेटेस्ट हम लोग के 11 जुलाई तक का। तो ओवरऑल जो है वैक्सीनेशन का प्रोसेस काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हम डेली वैक्सीनेशन का ओवरऑल ट्रेंड अगर देखें तो अभी भी ऐसा माना जा रहा है कि आप 21 जून के उस रिकॉर्ड नंबर को तो भूल जाइए 86 लाख को, लेकिन जो उसके बाद के नंबर है 3 जुलाई को 63 लाख को, उससे भी बहुत ज्यादा दूर है। और 12 जुलाई के जो नंबर आ रहे हैं उसमें 40 लाख तक का वैक्सीनेशन हुआ है। तो ये थोड़ा सा बहुत ही फ्लक्चुएट, बहुत ही टर्बुलेंस है डेली वैक्सीनेशन के नंबर्स में, और वो में भी जो भी रीजन हो सप्लाई के या जो भी, लेकिन ये है कि जितना वैक्सीनेशन अवेलेबल है अभी भी वो स्ट्रांगली ऑन एन एवरेज देखने में ये आ रहा है कि करीब 40 लाख के आसपास वैक्सीनेशन पिछले 1 महीने से सारे स्टेट मिला करके देखा जाए तो इंडिया में कर रहे हैं। और इसमें सबसे टॉप पे एब्सोल्यूट टर्म में उत्तर प्रदेश है और दूसरा महाराष्ट्र है। दीपू राय और सम्राट शर्मा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चित्रकूट बैठक जारी है। इस बैठक में कई मसलों पर चर्चा हो रही है, जिनमें से एक अहम मुद्दा जनसंख्या नियंत्रण कानून का भी है। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे को पूरे देश में चर्चा का विषय बनाना चाहता है, और उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण कानून संघ के इसी व्यापक एजेंडे का एक छोटा सा हिस्सा है। मध्य प्रदेश में भी जनसंख्या नियंत्रण बिल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा का जनसंख्या नियंत्रण को लेकर प्राइवेट बिल भी पेश हो चुका है, जिस पर 6 अगस्त को राज्यसभा में चर्चा हो सकती है। तो जनसंख्या को लेकर चल रही इस पूरी हलचल में सबसे अहम बिंदु है टाइमिंग का, क्योंकि अगले साल यूपी के चुनाव हैं। क्या इसे मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है, और संघ या उसके संगठनों में इस कानून को लेकर कितनी सहमति है, ये जानने के लिए मैंने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर अभिषेक मिश्रा से। कि बिल्कुल कहना कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो मसौदा है पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के, इसको लेकर एक तरफ सियासत जोरों पे है, वहीं चित्रकूट में जो 4 दिवसीय संघ के प्रांतीय प्रचारकों की बैठक हुई उसमें भी ये मुद्दा उठा था, और उसको लेकर के कहीं ना कहीं आम सहमति संघ में भी दिखाई दी है। जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में एक बड़ी समस्या बनी हुई, उसको लेकर के संघ का मानना है कि इस पर मसौदा तैयार होना चाहिए, और उसको जनता के लाभ को पहुंचाना भी एक बड़ी इसकी चुनौती होगी। तो इन कारकों को देखते हुए इसको भी एक विषय के तौर पर देखा गया, और इसके साथ साथ अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई है, जिसमें खास तौर पे राम मंदिर के निर्माण के दौरान जो जमीन के विवाद का जो बात सामने आई थी उसको लेकर के भी विचार हुआ। खुद चंपत राय भी पिछले दिनों यहाँ मौजूद थे। इसके अलावा गौ हत्या और तमाम विषयों के साथ साथ कोरोना की तीसरी लहर के चलते जिस तरीके की संभावनाएं जताई जा रही हैं, उसमें सरकार संगठन की क्या भूमिका हो और कैसे इससे पहले से निपटा जाए, इन तमाम विषयों पर ये चर्चा हुई, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण खास तौर पर एक बड़ा विषय रहा। जी
बिल्कुल बड़ा विषय है अभिषेक, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि सवाल इसकी टाइमिंग को लेकर उठ रहे हैं। क्या ये माना जाए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के जरिए बीजेपी उत्तर प्रदेश चुनाव में एक नई चर्चा की शुरुआत करना चाहती है जिसका फायदा उसे मिलेगा? कितना प्रभावशाली होगा ये कदम? देखिए, बिल्कुल ये मुद्दा काफी प्रभावी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से एकाएक इस नीति को लेकर के चर्चाएं बढ़ी, इस बीच में सरकार का ड्राफ्ट तैयार करना और विपक्ष जो पूरी तरीके से हमलावर है सरकार पे, इसकी टाइमिंग को लेकर के सवाल उठा रहा है। आज खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके इसकी टाइमिंग पे सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव भी इसके ऊपर पहले बात कर चुके हैं कि इसकी जरूरत इस वक्त क्या है, और तमाम राजनीतिक दल भी धीरे धीरे बीजेपी से सवाल करते नजर आते हैं। ऐसे में 2022 का चुनाव जो कि साल की शुरू में ही शुरू हो जाएगा, उसमें इस मुद्दे का बड़ा प्रभाव होगा, क्योंकि जिस तरीके की सरकार पे आरोप लग रहा है इस नीति की आड़ में एक समुदाय को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर के कई तरह के सवाल हैं। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि किसी समुदाय, जाति विशेष या किसी धर्म से इसे ना जोड़ा जाए। तमाम जो चीजें नीति के तहत निर्धारित की गई हैं, उसमें अलग अलग चीजों को रखा गया है, और सरकार ने बार बार कहा कि उसकी कोशिश जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के है, ना कि किसी चुनाव को लेकर के। लेकिन ये बात तो तय है कि आने वाले समय में इस पर और राजनीति दिखेगी, क्योंकि जिस तरीके से करके विपक्षी नेता मुखर होकर के इस नीति की आलोचना भी कर रहे हैं। जी अभिषेक, विपक्षी तो आलोचना कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद विश्व हिंदू परिषद का है, जिन्होंने इस बिल को लेकर असहमति जताई है। तो उनकी असहमति के बिंदु क्या थे, उनके क्या तर्क थे? देखिए, इस पूरे ड्राफ्ट को लेकर के कई तरह के विषय हैं जिनको लेकर के और अभी इसको समझने की जरूरत सभी संगठनों को लगती है। हालांकि एक मत में इसके पक्ष में ही कुछ लोग दिखाई देते हैं, लेकिन जिस तरीके से एक बच्चे को लेकर के जो प्रावधान है, या कोई नसबंदी करा लेता है तो उसके बाद में किस तरीके से प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने जिन चीजों का प्रावधान रखा है, उन पर दोबारा से विचार किया जाए। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर के अभी भी चर्चाएं हैं। सरकार ने भी साफ किया है कि अभी ड्राफ्ट जो है वो नागरिकों के तमाम जो सुझाव है उसके लिए खुला हुआ है, और खासतौर पर इन तरह की जो बैठकें हुई है, यहाँ से जो चीजें निकल के आएंगी, तो ये भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार इसको भी मद्देनजर रखेगी, क्योंकि हमेशा से ही इन संगठनों का एक कहीं ना कहीं प्रभाव सरकार के कामों पर रहा है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण अंग होगा, लेकिन धीरे धीरे करके एक आम सहमति बनाने को लेकर के दिशा में तमाम संगठन, चाहे आरएसएस हो या विश्व हिंदू परिषद, वो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, प्रारंभिक तौर पे अभी कुछ आपत्तियां नजर आ रही हैं, लेकिन समय के साथ में कहीं ना कहीं सबको साथ रखते हुए इस पे एक सहमति बनने की एक कवायद दिखाई देती है। जी शुक्रिया अभिषेक मिश्रा। And that's a great shot, a magnificent shot, swung it over deep square leg for 6. ये जो कमेंट्री आपने सुनी 1983 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की है। इंडिया और इंग्लैंड के बीच मुकाबला खेला जा रहा था। बैटिंग क्रीज पर थे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन यशपाल शर्मा और सामने दिग्गज गेंदबाज बॉब विलिस की इस गेंद को यशपाल शर्मा ने फ्लिक कर फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया और इंडिया के फैंस रोमांचित हो उठे थे। मगर इंडियन क्रिकेट फैंस को ऐसे ही कई मौकों पर फील गुड कराने वाले यशपाल शर्मा ने आज सबको स्तब्ध और दुखी कर दिया। 66 साल के इस पूर्व क्रिकेटर का आज हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। 1983 वर्ल्ड कप के हीरो रहे यशपाल शर्मा 1978 से लेकर 1985 तक भारतीय क्रिकेट टीम के अहम सदस्य रहे। उन्होंने 37 टेस्ट मैच में 2 शतक और 9 हाफ सेंचुरीज की मदद से 1606 रन बनाए। साथ ही 42 वनडे इंटरनेशनल मैचों में उन्होंने 450 लगाते हुए 883 रन बनाए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में यशपाल शर्मा ने 21 शतक और 46-50 की मदद से 8,933 रन बनाए। रिटायरमेंट के बाद अंपायर, कोच, सिलेक्टर और क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर इस खेल से जुड़े रहने वाले यशपाल शर्मा के बारे में आज तक रेडियो के हमारे साथी केशव ने बात की है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और आज तक के मैनेजिंग एडिटर विक्रांत गुप्ता से। आइए सुनते हैं। विक्रांत जी, चूंकि आप भी पंजाब से हैं और यशपाल जी से आपका पुराना राब्ता रहा है, तो सबसे पहले ये बताइए कि यशपाल शर्मा इंसान कैसे थे और क्रिकेट की दुनिया में कैसे आए? बहुत सिंपल, मेहनती और कहते हैं ना कि बातूनी इंसान थे। सिंपल लाइफस्टाइल था, लेकिन बातें करना उनको बड़ा अच्छा लगता था। और होता ना क्रिकेट के जो पुराने जमाने के जो खिलाड़ी थे, स्टोरी टेलर्स। और मेरी खुशनसीबी ये थी कि मैंने उनको, जब मैं छोटा था,
तो उनको मैंने पंजाब की तरफ से कप्तानी करते देखा रणजी ट्रॉफी में, उनकी बातें सुनते थे, उनकी कहानियां सुनते थे। जाहिर तौर पर वो इंडिया के बहुत बड़े सितारे थे, 1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के अहम सदस्य थे। अहम मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि भारत ने जो पहले लीग मैच में वेस्ट इंडीज को हराया, जहां से शायद टीम में विश्वास आया, उसमें उन्होंने 89 रन बनाए थे। सेमीफाइनल में इन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई थी। तो 2 बड़े मुकाबले इन्होंने अकेले अपने बैट से जिताए। तो जब आज तक पर मैं आया 2003 में और ये बात हुई कि चलो अब क्रिकेट को हम उस तरह से सेलिब्रेट करेंगे, बड़े बड़े शोज किया करेंगे, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि यशपाल शर्मा और मदन लाल और सबा करीम, ये 3 हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हुआ करते थे। और यश पाजी खुद ऑफिस आना, सारा सारा दिन ऑफिस रहना, यहाँ तक कि जैसे हम मसरूफ हैं, अगर शो से पहले भाग दौड़ रहे हैं, तो पाजी खुद कहते थे, अरे यार आप टेंशन मत करो, मैं आपकी चाय बनाकर लाता हूँ। बेचारे मशीन से जाकर चाय भी ले आते थे, कॉफी ले आते थे, इतने मिलनसार इंसान थे। उसके बाद वो सिलेक्टर बने 2004 में, तो ब्रेक लिया उन्होंने आज तक से, और फिर दोबारा वो जब सिलेक्टर बने उससे पहले भी वो आज तक पर एक स्टिंट लगा कर गए। आपको याद होगा 2011 वर्ल्ड कप जो टीम चुनी गई थी उसमें भी ये सिलेक्शन कमेटी में थे। मेरे लिए तो बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि जैसे आपने पंजाब का तो बात की है, आपको शायद इस बात का इल्म नहीं होगा कि ये मेरे फादर के भी जूनियर थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी और पंजाब से खेलते हुए भी। तो मेरे से इतनी बात नहीं भी होती थी अगर, तो मेरे फादर के साथ वो महीने में 1-2 बार फोन पर बात कर लिया करते थे। और मतलब क्रिकेट की बात आप करा लीजिए, आप किसी भी चीज की बात करा लीजिए, बस ये है कि शॉकिंग। और देखिए मतलब नसीब क्या होता है कि वो शायद इस टीम में सबसे ज्यादा फिट थे। अभी अभी मेरी सुनील गावस्कर साहब से बात हुई, वो इंग्लैंड में है, उनको अभी थोड़ी देर पहले ये पता चला, तो वो भी ये कह रहे हैं कि यार इतना शॉकिंग है बिकॉज ही लुक द फिटेस्ट। सिंपल खाना खाना, वेजिटेरियन फूड, सुबह वॉक पर जाना। अभी मुझे मिले थे 3 हफ्ते पहले, जब 25 जून की 38th एनिवर्सरी थी, और उसमें बात हुई कि पाजी, सबने कहा कि यार पाजी आप क्या फिट लग रहे हो। जैसे बलविंदर सिंह संधू ने आज बोला, उन्होंने कहा यार मैं इतना मोटा हो गया हूं। मुझे यश ने कहा यार बल्लू अपना ध्यान रखो, ये क्या आपने पेट इतना बड़ा किया है, जरा फिटनेस पे काम करो। और कहते हैं कि देखिए वही चले गए। तो सुबह हुआ क्या जी, वो सुबह उठ के वॉक पे जाते थे, ये उनकी रूटीन थी। 7:30 बजे उठे, बाहर देखा उन्होंने बरसात हो रही है, और अपनी जो उनकी वाइफ थी उनको कहा कि यार आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और बरसात भी हो रही है, तो आज मैं वॉक पे नहीं जाऊंगा। बताते हैं कि उसके बाद सिर्फ 15 सेकंड में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ले ली। ये निश्चित तौर पे सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत ही दुखद एक खबर आई थी। आपने 1983 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का जिक्र किया, उसमें बॉब विलिस और पॉल एलॉट को जो छक्के उन्होंने लगाए थे, उसे क्रिकेट के फैंस कैसे भूल सकते हैं। लेकिन मेरा जो सवाल है वो उनके टेस्ट कैरियर को लेकर के है। एक टेस्ट मैच हुआ था 1982 में, चेन्नई में हुआ था ये। तब ये मद्रास हुआ करता था और गुंडप्पा विश्वनाथ के साथ उनकी एक साझेदारी हुई थी। उसके बारे में अगर कोई किस्सा बता सके। मेरे ख्याल से ये 300 रन की साझेदारी थी, और उसमें दिलचस्प बात यह है कि वो साझेदारी 2 नहीं 3 खिलाड़ियों के बीच थी। वो 3 थे गुंडप्पा विश्वनाथ, दिलीप वेंगसरकर और यशपाल शर्मा। मेरे ख्याल इधर गुंडप्पा विश्वनाथ या फिर दिलीप वेंगसरकर रिटायर्ड हर्ट हुए थे, उसके बाद यशपा जी आए, और ये 329 या 300 ऐसे ही कुछ रन्स की पार्टनरशिप थी। और तब बड़ा अजीब लगता था यार, ये 3 प्लेयर हैं और 300 रन की साझेदारी है। लेकिन बाद में फिर पता चला कि क्रिकेट के नियम अनुसार चूंकि वेंगसरकर रिटायर्ड हुए थे तो वो आउट नहीं हुए थे। लेकिन मैंने जैसे कहा, उनका आप रिकॉर्ड उठाए, वेस्ट इंडीज के खिलाफ रन है उनके, हमेशा फंसा हुआ मैच, अच्छी फास्ट बॉलिंग अटैक को यशपाल शर्मा ने रन बनाए हैं। 37 टेस्ट मैच है, शायद बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उस जमाने में 37 टेस्ट मैच खेलना भी कोई कम बात नहीं थी। एक ऐसे इरा में खेले हैं जहां पर बॉलर्स ने डोमिनेट किया वर्ल्ड क्रिकेट को। और यशपाल शर्मा, क्योंकि सुनील गावस्कर, वेंगसरकर, विश्वनाथ के साय में खेलते रहे, इनका उतना क्रेडिट नहीं मिला, लेकिन खिलाड़ी दिलेर बहुत थे। ठीक बात है। यशपाल शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर के बातें होती है, लेकिन एक जो एस्पेक्ट है उनके खेल का, वो फील्डिंग है। अब मुझे पता चला कि वो बहुत ही शानदार फील्डर थे। वो थे, एक टाइम पे कहा जाता था कि नॉर्थ जोन के 4 खिलाड़ी थे जो इंडियन टीम में फिटनेस लेकर आए, इंडियन टीम में फील्डिंग लेकर आए। सबसे पहले मोहिंदर अमरनाथ ने शुरू किया था, 1969 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में आगाज किया। और देखिए मोहिंदर अमरनाथ एज मीडियम पेसर उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया। मदन लाल आए अमृतसर से, और उसके बाद फिर कपिल देव और यशपाल शर्मा एक साथ। लोगों को शायद इतना नहीं अंदाजा होगा, लेकिन यशपाल शर्मा और कपिल देव का डेब्यू साथ हुआ।
ये एक साथ गए थे पाकिस्तान के उस दौरे पर, और जब ये 4 खिलाड़ी एक साथ आ गए थे टीम में, तो अचानक से सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी भी कप्तान जब थे, तो उन्होंने कहा यार हमारा तो फिटनेस और फील्डिंग का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ गया है। कुछ आउटस्टैंडिंग कैचेस इन्होंने लिए, रनआउट बहुत मारते थे, सबसे बड़ी बात थी कि रनआउट बहुत मारते थे। ये थे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता, जिनसे बात की आज तक रेडियो के हमारे सहयोगी केशव ने। तो दिन भर में आज बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दूं कि हमारे खास म्यूजिकल पॉडकास्ट गजल साज का रेशमा सीजन जारी है, जिसमें इस बार हमने 3रा एपिसोड बनाया है और इस एपिसोड में जिक्र है रेशमा और दिलीप कुमार की मुलाकात का, साथ ही उस किस्से का भी जिसमें रेशमा को उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने आवास एक सफदरजंग रोड पर बुलाया था। उन मुलाकातों के मजेदार और यादगार ब्यौरे आपको इस एपिसोड में मिलेंगे, साथ ही रेशमा की ठंडी रेत सी बहती हुई आवाज तो मिलेगी ही। तो अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हो तो मेल कीजिए radio@aajtak.com पर। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया था प्रतीक वाघमारे ने और इसका साउंड डिजाइन किया है अमृत रेगी ने। तो मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी, मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आज तक रेडियो।